Hello friends, I hope you and your families are doing good and that you are liking this series of accounting standards. So now today we are going to start with accounting standard 15, that is related to employee benefits. So let's start it. Employee benefits include majorly 4 types of plans. First one is the short-term employee benefits, which will include wages, salary, paid annual leaves and sick leaves, profit sharing bonuses, etc. That is anything and everything which is payable within 12 months of the year end are included in the short-term employee benefits. The next comes the post-employment benefits, which includes gratuity, pension, provident fund and post-employment medical care, etc. The third one is the long-term employee benefits, which includes the long service leave, all the long-term disability benefits and bonuses which are not wholly payable within the 12 months. The keyword here is the wholly word. That means पूरा का पूरा जो होता है वो 12 months के अंदर ही हम पेबल नहीं होने वाला, 12 months के एक्सीड जाने वाला है वो अमाउंट. And the fourth one is the termination benefits. The best example that we can get here is the VRS payments, that is the voluntary retirement service scheme. अब इसके बाद हम जो भी सीखेंगे वो हम एक एक कैटेगरी को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसमें क्या क्या कवर होता है. ये जो होते हैं इसमें पेबल होते हैं ये विद इन 12 months आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द सर्विसेज इज रेंडर्ड. इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमें एक्चुअरियल एग्जम्पशंस लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि क्योंकि हम विद इन द 12 months है तो उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर है वो निकालने की जरूरत नहीं होती. इसीलिए हमें एक्चुअरियल को हायर करने की जरूरत नहीं होती. जो अमाउंट है वो रिलायबली क्या मतलब उसमें एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है, एक्चुअल अमाउंट जो है वो कंप्यूट की जा सकती है. इसीलिए ये देखिए आगे लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, क्योंकि डिस्काउंट करने की उसे जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है. और कोई भी जो डिफरेंस होगा इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी या फिर प्रीपेमेंट, जो कि हम एसेट में काउंट करेंगे. इसके बाद में आता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में अगेन 2 कैटेगरीज है. उसमें पहली आती है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की और दूसरी आती है डिफाइंड बेनिफिट्स की. एक में है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और एक में है डिफाइंड बेनिफिट्स. इसमें आप समझ सकते हैं जैसे कि इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि डिफाइंड क्या चीज डिफाइंड है, इसमें कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, यानी कि आपकी जो एक्चुअल अमाउंट होगी यानी कि आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो जो कंट्रीब्यूशन आपका वो पहले से डिफाइंड है. और जो दूसरा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइंड बेनिफिट्स, यानी कि बेनिफिट्स आपको पेमेंट करना है और इतना इतना करना है, थोड़ा आपको रिलायबल एस्टिमेट रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट जो है आपकी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन ये आप इसमें डिटरमाइन ऑन द फेस डायरेक्टली नहीं कर सकते. इसमें आपको कुछ प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं और उसके बाद भी आपको जो मिलता है वो क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट नहीं होता, वो सिर्फ एक एस्टिमेट होता है. तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स. इसमें सबसे पहले क्या कवर होता है, यहाँ पे देखिए पेंशन फंड. क्यों पेंशन फंड इसमें कंट्रीब्यूशन में किस हिसाब से कवर होता है कि उसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट कर लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयर हैं आप 20,000 का कंट्रीब्यूशन करेंगे और सिमिलरली जो एम्प्लॉय होगा वो भी 20,000 का कंट्रीब्यूशन करेगा. तो इसमें क्या होता है कि आपने एक अमाउंट एक फिक्स कैटेगरी अमाउंट फिक्स कर दी है, उतनी ही होगी, उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है. इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं. द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान अंडर विच एन एंटरप्राइज पेज फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन इनटू अ सेपरेट फंड एंड विल हैव नो ऑब्लिगेशन टू pay any further contribution. Under defined contribution plans, actuarial risk that benefits will be less than expected and investment risk that the assets invested will be insufficient to meet expected benefits fall on the employee. तो ये सब जो बर्डन है वो एम्प्लॉय के ऊपर हो जाता है कि एक्चुअरियल रिस्क उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो एक्चुअल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट रिस्क होगी, वो सब जो है हम एम्प्लॉय के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं. जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर कोई बर्डन इस बात का या रिस्क उसके पास नहीं रहता. इसलिए ये एक सेफर साइड ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हम कह सकते हैं. जो दूसरा आता है वो है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, जिसके अंदर एग्जांपल में हम कवर कर सकते हैं ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी क्या होता है, इसमें पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो अदर देन कंट्रीब्यूशन वाले हो गए उसमें आ जाते हैं, क्योंकि इसमें एक अमाउंट आपने कुछ क्राइटेरिया आपने बना रखा होता है, लेकिन इसमें जो एक्चुअल अमाउंट रहती है वो स्पेसिफाइड नहीं रहती है. तो वो केस टू केस और इन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो चेंज होती है. इसलिए जो
यहाँ पे क्या है, सिर्फ डिफाइंड बेनिफिट है लेकिन उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स यानी कि जो ये ग्रीन में मेंशन किया हुआ है वो क्या होते हैं, वो कंट्रीब्यूशन इज चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट, डायरेक्टली हम चार्ज कर देते हैं। हमने पेंशन फंड में पेमेंट किया 20,000 किया तो उस हिसाब से वो डायरेक्टली हिट कर देगा पीएनएल स्टेटमेंट में। लेकिन जबकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान जब होते हैं तो उसके लिए हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करना पड़ता है डिटेल में, ताकि हम डिटरमाइन कर सके भाई कितनी अमाउंट जो है वो एक्चुअल में चार्ज होगी पीएनएल में। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पार्ट जो कि है टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट्स में क्या होता है, दो चीजें इसमें आ सकती है। एक तो आपने टर्मिनेट कर दिया एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर होके आपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि आप निकल जाओ, तो आप यानी कि बिफोर नॉर्मल रिटायरमेंट डेट अगर आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं उसकी एम्प्लॉय को, तो फिर वो इसमें कवर होता है। और दूसरा एग्जाम्पल जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो कि है वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, यानी कि एम्प्लॉय खुद से टर्मिनेट कर रहा है अपनी। तो टर्मिनेशन बेनिफिट्स जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज अ लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस ओनली व्हेन, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम जो है टर्मिनेशन बेनिफिट जो है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ लाइबिलिटी या एक्सपेंस। सबसे पहले तो उसके एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान होना चाहिए जो कि ड्यूली अप्रूव्ड होना चाहिए। ये सब टर्मिनेशन बेनिफिट्स के जो भी अपने प्लान बनाए होते हैं उनका एक फॉर्मल प्लान होगा, वो भी डिटेल में होगा और वो ड्यूली अप्रूव्ड होना चाहिए। और दूसरी बात, एक रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता है उसकी अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन का, तो ही हम जो है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन लाइबिलिटी और एक्सपेंस। और अगर ये इसमें दो बातें ध्यान रखनी कि अगर वो विद इन 12 मंथ्स हुआ, अगर ये होने वाला है तो उसकी अनडिस्काउंटेड अमाउंट लेंगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है और उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे लाइबिलिटी, और करस्पॉन्डिंग फिगर जो होगा वो पीएनएल में भी चला जाएगा। और वही अगर इन केस वो 12 मंथ से ज्यादा के अगर पीरियड में अगर ड्यू होने वाला है तो फिर हमें उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट। इसके बाद में हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी। जब डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी होती है जैसे कि एग्जांपल ग्रेचुइटी, तो उसमें क्या होगा, नेट टोटल लेंगे हम फॉलोइंग चीजों का। सबसे पहले तो हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, जो हमारी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है उसका प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। उसमें से दो चीजें माइनस करेंगे। सबसे पहले माइनस करेंगे पास्ट सर्विस कॉस्ट जो कि अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, और दूसरा हम माइनस करेंगे फेयर वैल्यू एट द बैलेंस शीट डेट ऑफ प्लान एसेट्स। जो प्लान एसेट्स, इसमें क्या होता है एक्चुअली कि जैसे आपको पता चल गया कि ग्रेचुइटी का आपको पेमेंट करना है लेकिन आपके पास रिलायबल उसकी अमाउंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसके सामने एक असेट खड़ा कर देंगे, क्योंकि अभी लाइबिलिटी आपको कुछ पे ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके सामने एक असेट खड़ा कर देंगे कि हम उसको एसेट को ही रियलाइज करके हम ये हमारी लाइबिलिटी सेटल कर देंगे। तो ये जो प्लान एसेट्स आप जो देख पा रहे हैं, ये प्लान एसेट्स उसी के बारे में है कि आपने एक डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी के लिए आपने एक प्लान एसेट्स कर रखे हैं, तो उसकी फेयर वैल्यू आप इसमें से माइनस करेंगे। इन केस, बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स है वो हाई है, यानी कि आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, जहां जो आपने एसेट कर रखी है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसमें से आपको ज्यादा मिलेगा, यानी कि आपके जितनी लाइबिलिटी है, सपोज आपका जो प्लान एसेट्स है वो 120 की वैल्यू है और यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी है वो अपने डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी जो है वो आपने 100 पकड़ रखी है, यानी कि आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि लाइबिलिटी तो है वो, लेकिन उसके बदले में आपको प्रॉफिट आने वाला है, आपके पास सरप्लस आने वाला है 20 का। तो अगर इन केस ऐसा होता है कि फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट इज हाई एंड लाइबिलिटी टर्न्स इनटू नेगेटिव, यानी कि गिविंग राइज टू नेट एसेट्स, तो हम क्या करेंगे, AS 15 कहता है कि लोअर ऑफ द टू हमें रिकॉग्नाइज करना है, या तो अमाउंट सो डिटरमाइंड जो आपकी लाइबिलिटी आई है वो, या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इन दोनों में से जो लोअर होगा उसे आपको अपने वैल्यू में कंसिडर करना है, यानी कि वही है, एक प्रूडेंस वाला कंसेप्ट आप लेके चल सकते हैं कि आपको जो अगर आपका लॉसेस है हमको उसके लिए अकाउंट करना है, लेकिन इनकेस कुछ प्रॉफिट होता है तो वो हमें अकाउंट नहीं करना। इसके बाद में पॉइंट आता है कि जहां पे भी कर्टेलमेंट ऑकर होता है, जहां दैट इज व्हेन एन एम्प्लॉयर कमिट्स either commits to reduce the number of employees covered by the plan or reduces the benefits under the plan। तो curtailment का मतलब क्या होता है, कोई चीज को reduce करना, कोई चीज को कम करना। तो जो भी उसका खर्चा होगा वो दो तरीके से कम हो सकता है। जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है उसके खर्चे दो तरीके से कम हो सकते हैं, या तो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो reduce हो जाए, और या फिर आप क्या करें, आपका जो प्लान की वैल्यू थी उसको reduce कर दे, बेनिफिट को है उसको reduce कर दे। और इस तरह से कोई भी जो गेन या लॉस अगर अराइज होता है तो वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा व्हेन द सेटलमेंट और द कर्टेलमेंट ऑकर्स। ये हम जब सम्स करेंगे उसके साथ आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद में लास्ट एक कंसेप्ट आता है इसमें, एक्चुअल गेन और लॉस।
वो कैसे कंप्राइज होता है? वो कंप्राइज होता है ऑफ द एक्सपीरियंस एडजस्टमेंट, जैसे कि द डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एक्चुअल एजम्पशन एंड व्हाट हैज एक्चुअली ऑकर्ड। तो एक्चुअल गेन मतलब कितना, कि आपने एक्सपेक्ट कितना किया था और एक्चुअल में आपके कितने गेन और लॉस हुआ, उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम एक्चुअल गेन और लॉस कहते हैं। ये भी आपको क्वेश्चंस में ज्यादा समझ में आएगा, तो उसका हम निकालेंगे एक्सपीरियंस एडजस्टमेंट, और उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्चुअल एजम्पशंस, जो कि रिकॉग्नाइज होता है इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एज एन इनकम और एन एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमारे सारे कंसेप्ट जो है AS15 के वो कवर होते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे प्रैक्टिस मैनुअल के और एसएम्स के क्वेश्चन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं PM के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम्स, जैसा कि हमने अभी कंसेप्ट वाली पार्ट में भी देखा था, वही लिखा है यहाँ पे भी। तो मैं जल्दी जल्दी ऊपर से आपको सिर्फ रिवाइज कराती हूँ। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स, ये सब आपने कंसेप्ट की वीडियो में देख लिया है। सिंस ईच कैटेगरी आइडेंटिफाइड इन A to D हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस स्टेटमेंट एस्टैब्लिशेस सेपरेट रिक्वायरमेंट ऑफ ईच कैटेगरी। तो इस AS को बनाने का उद्देश्य यही था कि क्योंकि हर जो कैटेगरी है, चारों कैटेगरी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको एक्चुअल में अच्छे से समझाने के लिए उनका सेपरेट रिक्वायरमेंट जो है वो इस AS में बताया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS15 इज टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। तो सीधी बात है, हमेशा ज्यादातर AS में क्या बताया हुआ हमें अकाउंटिंग बताया, उसका प्रेजेंटेशन बताया और उसका अल्टीमेटली डिस्क्लोजर बताया। तो इस केस में भी वही है। अ स्टेटमेंट रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू रिकॉग्नाइज, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके लाइबिलिटी व्हेन एन एम्प्लॉय हैज प्रोवाइडेड सर्विस इन एक्सचेंज फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू बी पेड इन फ्यूचर, एंड एक्सपेंस when the enterprise consumes the economic benefit arising from the service provided by an employee in exchange for employee benefits। तो यानी कि हमें एक तो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी होती है, उनका अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर, और एक एक्सपेंस का अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर। ये रिकॉग्नाइज करने के लिए ही ये एज जो है वो बनाया गया है। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी हैज अ स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अलाउंस टू रिटायरिंग एम्प्लॉयज। अंडर द स्कीम द रिटायरिंग एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू reimbursement of certain travel expenses for cash or class they are entitled to as per company rule, and to a lump sum payment to cover expenses on food and stay during the travel. Alternatively, the employees can claim a lump sum amount equal to 1 month pay last drawn। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी ने एक स्कीम बना के रखी है सेटलमेंट अलाउंस की अपने रिटायरिंग एम्प्लॉयज के लिए। इसमें 2 ऑप्शंस दे रखे हैं कि या तो वो रिटायरिंग एम्प्लॉयज को ट्रैवल एक्सपेंस दे दें, जो कि उसके लिए वो एंटाइटल होंगे जब वो लमसम पेमेंट के लिए, जो कि कवर करेगा उनके फूड और स्टे एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ट्रैवल, और या फिर अल्टरनेटिवली वो क्लेम कर सकते हैं एक लमसम अमाउंट जो कि उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के इक्वल होगा। द कंपनी कंटेंशंस in this matter are: settlement allowance does not depend upon the length of the service of employee. It is restricted to employees' eligibility under the travel rule of the company, and where option for lump sum payment is exercised equal to the last pay drawn. Since it is not related to length of the service of employees, it is accounted for on claim basis. तो यहाँ पे कंपनी ने क्या कंटेंशन दे रखा है, 2 चीजें उसने कह रखी है कि क्योंकि ये जो सेटलमेंट अलाउंस जो दिया जा रहा है वो उनकी लेंथ ऑफ सर्विस पर डिपेंड नहीं करता, और वो एज एंड व्हेन द केस अराइज आता है उस हिसाब से होता है, यानी कि वो क्लेम बेसिस पे होता है। और वो भी इसमें क्या है कि ये लोग बोल रहे हैं डिफाइंड अमाउंट है हमारी, कि हम लास्ट ड्रॉन अमाउंट जो है लास्ट पे उनकी उसको ही कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ उसके लिए प्रोविजन वगैरह कुछ इस हिसाब से बना के नहीं रखा है। तो स्टेट वेदर द कंटेंशन ऑफ कंपनी आर करेक्ट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, give reason to support your answer. The present case falls under the category of defined benefit scheme. Defined benefit scheme में आ रहा है, यानी कि defined contribution नहीं है लेकिन defined benefit है, यानी कि आपके पास जो contribution की amount होगी वो defined नहीं रहेगी, वो आपको अलग से calculate करनी होगी। The said para encompasses cases where payment promised to be made to an employee at or near retirement presents significant difficulties in the determination of periodic charge to the statement of P&L.
The contention of the company that the settlement allowance will be accounted on claim basis is not correct even if the company's obligation under the scheme is uncertain and requires estimation. तो यहाँ पे तो कंपनी कह रही है कि हम क्लेम बेसिस पे करेंगे, लेकिन वो बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है वो भी अनसर्टन है और उसमें एस्टिमेशन की जरूरत है। In estimating obligation, assumptions may be need to be made regarding the future conditions and events. तो इसमें हमें future condition और events को ध्यान में रखते हुए एक estimation करना होगा, which are largely outside the company's control. क्योंकि ये तो कंपनी को भी खुद के कंट्रोल में नहीं है कि वो कर सके, जब जब अराइज होगा, जैसे जैसे अराइज होगा वो उस हिसाब से, तो उसके कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में होता तो वो कह सकते थे कि एस्टिमेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। सेटलमेंट अलाउंस पेबल बाय द कंपनी is a defined retirement benefit covered under AS 15. The provision should be made every year in the accounts for accruing liability on account of settlement allowance. The amount of provision should be calculated according to actuarial valuation. तो क्योंकि ये अमाउंट अनसर्टन है और यहाँ पे एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट है, तो एक्चुरियल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और जो डिफाइंड रिटायरमेंट बेनिफिट में कवर रहा है इसके लिए AS 15 भी यहाँ पे लागू होगा। वेर द अमाउंट ऑफ प्रोविजन सो डिटरमाइंड इज नॉट मटेरियल, अगर वो लगता है कि जो अमाउंट डिटरमाइन की गई है अगर वो कंपनी के रेलिवेंस में मटेरियल ही नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है, तो वो फॉलो कर सकती है सम अदर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अगर मटेरियल है तो उसे AS 15 को ही फॉलो करना होगा। इसके बाद में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत ही सिंपल है और एक बोनस मार्क्स आप समझ सकते हैं अगर ये एग्जाम में आ गया हो तो। द फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एक्स लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। तो ये प्लान एसेट जो हमने कहा था कि एक लाइबिलिटी आपकी खड़ी है, इसके लिए आपने उसके लिए उसको सेट ऑफ करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए आपने असेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उसे हम कहते हैं प्लान एसेट्स। तो उसके आपको एक्चुअल रिटर्न जो है वो डिटरमाइन करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिखा है आपको, बेनिफिट्स पे कितने थे, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन कितना किया, फेयर मार्केट वैल्यू प्लान एसेट्स की एज एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि आप क्लोजिंग बैलेंस कह सकते हैं, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 2014, यानी कि ये ओपनिंग वैल्यू हो गई। तो इसमें एक बार बिना आंसर देखे आप समझ सकते हैं इसको कि ओपनिंग बैलेंसेस था हमारा 8 लाख, 8 लाख में से आपने और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें ऐड हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 8 लाख, ये वाली जो फिगर है ये ऐड हो जाएगी और ये माइनस होने वाली है क्योंकि एम्प्लॉइज उसमें आपने बेनिफिट्स आपने उसमें से पे किए हैं। तो 8 लाख प्लस 280 यानी कि 880 माइनस 2 यानी कि 6 लाख है, और फिर ये इसका डिफरेंस है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पहले आपने फेयर वैल्यू ले लिया, उसके बाद में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो था वो हमने ऐड कर दिया, फिर बेनिफिट्स जो पे किए वो हमने माइनस कर दिए, तो इसके बाद में बैलेंस फिर से हमारा पास आ गया 880 का, और इसमें हम इसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू से, तो हमारे पास एक्चुअल रिटर्न ऑफ प्लान एसेट्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखने के लिए एक बार मैंने आपके लिए प्लान एसेट्स का अकाउंट भी बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस था हमारा 8 लाख का, उसमें फिर एडिशन हुआ, कॉन्ट्रीब्यूशन 280 का आया, उसमें से पेमेंट किया हमने 2 लाख का, और यहाँ पे फिर क्लोजिंग फिगर है 11,40,000 की। तो इस हिसाब से जो एक्चुअल रिटर्न होगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। ये क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी टेस्ट किया जा सकता है कि यू कैन बी आस्क्ड टू प्रिपेयर प्लान एसेट्स अकाउंट, तो वहाँ पे आप ये जो फिगर है वो यहाँ पे से देख सकते हैं। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीएम पे। द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑफ अनुपम लिमिटेड वॉज ₹2 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट पेंशन प्लान एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। ऑन 30 सितंबर 2016 यानी कि 6 महीने बाद द प्लान पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ ₹25,000 एंड रिसीव्ड इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन उसे हुआ है 55,000 का। ये सिमिलर लाइन से में ही चल रहा है जैसा कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था। On 31st March 2017, fair value of the plan assets is 3 lakhs. On 1st April 2016, the company had made the following estimates. तो पहला वाला पार्ट जो है वो तो आपका एकदम सेम ही जा रहा है। दूसरा अभी देख लेते हैं क्या है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम आफ्टर टैक्स पेबल बाय फंड इज 10.25%, ये सब परसेंटेज में है। रियलाइजेबल गेन्स ऑन प्लान एसेट्स उन्होंने समझ रखा है 3% का, और फंड का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 3% का। तो फिर घूम फिर के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाती है हमारी 10.25% की।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न्स ऑन प्लान एसेट्स। तो यानी कि एक्चुअल रिटर्न्स जो था वो तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही होगा, तो उसमें जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था सेम लाइंस पे हम वो भी करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें जो नया कंसेप्ट सीखना है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न का। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए ये हमारा कंसेप्ट है, इसमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको 6 मंथली दिया हुआ है, तो आपको एक तो एनुअलाइज रिटर्न रेट रहती है और एक आपकी रहती है 6 मंथ की एक्चुअल वाली रिटर्न, इफेक्टिव वाली। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लान असेट्स कितनी थी, 2 लाख की। तो ये 2 लाख के ऊपर तो क्या है, पूरे साल भर में यानी कि 12 महीने का आपको इंटरेस्ट लगाना है, तो वो आपने लगा दिया सीधा। तो उसमें हम कौन सी रेट यूज करेंगे, इफेक्टिव जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 10.25, क्योंकि ये इफेक्टिव वाली रेट है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऐड करना है नेट गेन, रिटर्न ऑन नेट गेन ऑफ 30,000। 30,000 कैसे आया, 55,000 का तो आपका कंट्रीब्यूशन आया था, ये देखिए 55,000 का कंट्रीब्यूशन था और उसमें से आपने पे आउट किया था 25, तो बैलेंसिंग आपका नेट गेन कितना रहा 30,000। तो 30,000 पे हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। वो कितने टाइम के लिए होगा, क्योंकि सितंबर में हुआ है तो सितंबर से मार्च तक के पीरियड में, यानी कि 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। लेकिन वो 6 मंथ के लिए रेट कैसे निकालेंगे हम, 5%। ये 5% कैसे निकालिए वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगी। उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो हमने यूज किया है कि इक्विवेलेंट टू 10.25% एनुअली कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कंपाउंड किया गया है 6 मंथ्स के लिए, यानी कि पहले 5% इंटरेस्ट था और जो भी इंटरेस्ट था उसके ऊपर फिर आपने जो जैसे 100 रुपीज था, तो 100 रुपीज के ऊपर आपको 6 मंथ के लिए अगर हम कहें तो कितनी अमाउंट आएगी, 5% के हिसाब से 5 रुपीज आएगी। तो 5 के ऊपर अब जो अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 पे नहीं 105 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला है वो हम अभी देखेंगे और इस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी 22,000 की। और इसके बाद में जो है एक्चुअल रिटर्न जो है वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था। यहाँ पे इन्होंने शायद फॉर्मेट अलग लिया हुआ है, बाकी आप एकदम सिंपली करें तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही आप कर सकते हैं। इसमें भी 2 लाख आपका ओपनिंग था, 2 लाख में ऐड करना है 55,000 माइनस करना है 25,000, तो यानी कि 230 हो जाएगा। तो 230 और फिर ये है 3 लाख का, उस हिसाब से ही आपका ये आंसर आ जाएगा 2,30,000 और 3,000 3 लाख, तो उनका डिफरेंस आ गया 70। 2,30,000 माइनस 3 लाख, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा, कुमार लिमिटेड इज इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, द कंपनी रिसीव्ड एन एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स पेंशन स्कीम which revealed a surplus of 6 lakh. It wants to spread the same over the next 2 years by reducing the annual contribution of 2 lakhs instead of rupees 5 lakhs. The average remaining life of employee is estimated to be 6 years. You are required to advise the company. तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुमार लिमिटेड जो है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। कंपनी ने रिसीव किया एक्चुअल वैल्यूएशन जो कि है जिसमें सरप्लस आ गया है 6 लाख रुपए का, 6 लाख का। इट वांट टू स्प्रेड द सेम ओवर द नेक्स्ट 2 years बाय reducing the annual contribution to 2 lakhs instead of 5 lakhs. अब हमें बताना है कि क्या ये सही है। तो एक्चुअल गेन या लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, ये हमने पढ़ाई है AS 15 में, एज एन इनकम एंड एक्सपेंस। देयरफॉर द सरप्लस ऑफ 6 lakhs जो कि पेंशन फंड में दिख रहा है इज रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड टू द P&L ऑफ द करंट ईयर, यानी कि उसको डेफर नहीं कर सकते आप, लेकिन उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना। हेंस कुमार लिमिटेड कैन नॉट स्प्रेड द एक्चुअल गेन ऑफ ₹6 lakh over the next 2 years by reducing the annual contribution to ₹2 lakhs instead of 5 lakhs. तो जो भी वो कर रहा है वो गलत है, वो नहीं कर सकता। It has to contribute 5 lakhs annually for its pension scheme. तो इसके साथ ही हमारे पीएम के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। अब इसके बाद हम एसएम के क्वेश्चन अगर कुछ डिफरेंट होंगे तो वो देखेंगे। तो चलिए अब हम एसएम के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है ओमेगा लिमिटेड, ये सेम टू सेम हमारे जो पीएम का लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था वैसा का वैसा ही है, इसलिए अब हम ये नहीं देखेंगे, हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2, ये भी जो है पीएम का ही क्वेश्चन है,
तो फिगर्स थोड़े अलग होंगे, वो हम देख लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये आपको कराऊंगी क्योंकि उसमें एक जो पोर्शन था जो पीएम वाले क्वेश्चन में रह गया था इफेक्टिव एनुअल रेट, एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, वो मैं आपको इस सम के साथ समझाऊंगी। As on 1st April 2016, the fair value of the plan was rupees 1 lakh in respect of pension plan. On 30th September 2016, the paid out plan benefits are of rupees 19,000 and the received inward contribution is of 49,000। यानी कि नेट में कितना रिसीव हुआ है हमें, नेट में रिसीव हुआ है हमें 30,000 का, क्योंकि ये ओपनिंग हो गया, ये माइनस होगा ये फिगर और ये वाला ऐड होगा, तो 130 अभी तक अपने फेयर वैल्यू वाले में उसमें जमा है। फिर फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स एज एट द डेट ऑफ क्लोजिंग वाला कितना है 150 का, यानी कि हमारे एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो गया, एक्चुअल रिटर्न कितना हो गया यहाँ पे 130 माइनस 150 यानी कि 20,000। प्रेजेंट वैल्यू भी दी हुई है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, जो की आई है 147,920 की। इसके साथ ही एक्चुअरियल लॉस दिए गए हैं ऑब्लिगेशन के, जो कि थे 600 रुपए के। अब हम इसके बाद देखते हैं। On 1st April 2016, the company made the following estimates based on its market studies, understanding and prevailing prices। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम दिया हुआ है वो 9.25 था, रियलाइज और अनरियलाइज गेन्स वो 2% के थे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो कि थी 1% की। इस हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बन गया था 10.25%। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न। तो एक्चुअल रिटर्न तो जो हमने पहले देखा वैसा का वैसा ही है, ये देखिए 20,000 जो हमने पहले फिगर निकाली थी, 150 था, 150 में से ये नेट निकालेंगे तो ये 30,000 का आ जाएगा। इधर फॉर्मेट थोड़ा अलग दिया हुआ है, जो हमने प्रीवियस वाला जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वही वाला आप देख सकते हैं। तो 20,000 फिगर आ गया। ये एक्चुअल रिटर्न वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो कंसेप्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न वो समझाने के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये 11,750 कैसे आया, उसके लिए पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें 10.25 वाली फिगर दी हुई है, ठीक है, और इसको क्या लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है कि ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10.25। और यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको ये 5%, ये 5% कैसे है, तो उसका एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है ये इफेक्टिव रिटर्न जब भी हमें दी गई हो क्वेश्चन में, तो जब हमें वो एनुअलाइज्ड होगी तो वो हमें 6 मंथ्स की जब कैलकुलेट करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, रूट ऑफ 1 प्लस एनुअलाइज्ड रिटर्न माइनस 1। तो ये आप जैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इस सम में यहाँ पे एनुअलाइज्ड रिटर्न थी 10.25, तो आप प्लस करके ये से सम्स में देख के रफ में कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार। तो देखिए ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर हमारे अपना 1 प्लस एनुअलाइज्ड रिटर्न माइनस 1, तो फिर ये आ जाएगा 5। वही फिगर हमने यहाँ पे 5 वाला लिया। तो ये समझ लेते हैं पहले, ये क्या हुआ 1 लाख जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स का, प्लान एसेट्स का, वो पूरे 12 मंथ्स के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है। तो इसके लिए 10.25 के हिसाब से हमने लगा दिया, तो ये आ गया 10,250। और जो बैलेंस है यहाँ की, क्योंकि सितंबर में हुआ है तो सितंबर से लेके अप्रैल ये वाला जो टर्म है उसमें ये 30,000 हमारा नेट जो इसमें एडिशंस हुआ है, और इसके ऊपर 6 मंथ के लिए हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन वो कितने रेट पर लगेगा, वो लगेगा 5%। और वो 5% कैसे है, ये फॉर्मूला लगाकर, ये वाला इफेक्टिव रिटर्न वाला जो फॉर्मूला था वो वाले से हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। फिर ये हम 1500 ऐड करेंगे और इस हिसाब से 11,750 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है। इसके बाद में एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की साइज पे मत जाइए, ये बहुत ही ये मतलब एकदम से अगर आप कहें तो ज्ञान की बातें लिखी हुई है, ये फर्स्ट पैराग्राफ तो कुछ काम का ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली मेन क्वेश्चन पर आते हैं। रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट्स the share of unamortized service cost that relates to the part of obligation at ₹18, जो कि कैसे आया है 180 का 10%। कैलकुलेट करना है हमें गेन फ्रॉम curtailment और liability after curtailment to be recognized in the balance sheet of Rockstar Limited on the basis of the given information. Immediately before the curtailment, the gross obligation is estimated to be 6,000 based on the current actuarial assumption। तो पहले हमको क्या बताया, एक तो ये दिखाया कि अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट जो कि रिलेट करती है टू द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन जो है वो है ₹18 की। हमें बताना है कि कर्टेलमेंट के हिसाब से गेन कितना होगा और कर्टेलमेंट के बाद में लाइबिलिटी कितनी रिकॉग्नाइज होनी है।
ग्रॉस ऑब्लिगेशन हमें दिया हुआ है वो 6000 का है। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स दिया हुआ है 5100 की 5100 की। फिर एमोटाइज्ड अनएमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट दी हुई है 180 की। और कर्टेलमेंट कितने से रिड्यूस करता है, यानी कि जब भी हम कर्टेलमेंट का हमने मीनिंग देखा था, या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो डिक्रीज करते हैं, या तो डिफाइंड बेनिफिट था उसकी अमाउंट डिक्रीज करते हैं। तो उससे जो भी उन्होंने जिस हिसाब से किया है उसकी वजह से जो मॉनेटरी बेसिस पे जो रिडक्शन हुआ है वो हुआ है ₹600 करोड़ का। तो उस हिसाब से हमें देखना है विच इज 10% ऑफ द ग्रॉस ऑब्लिगेशन। जो ग्रॉस ऑब्लिगेशन यहाँ पे दिखाया था ना हमें 6000 वाली, ये देखिए, ये 6000 का वो 10% का उसका रिडक्शन आया है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना था, सबसे पहले निकालना था गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट। तो कर्टेलमेंट से गेन कितना हुआ, सबसे पहले तो हम देखेंगे रिडक्शन कितना हुआ। तो रिडक्शन हुआ है 600 का, लेकिन क्योंकि इसमें प्रपोर्शन है अनएमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट का, तो वो हमें अल्टीमेटली माइनस करना होगा, तभी हम हमारा नेट गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट निकाल पाएंगे। तो ये इस हिसाब से आ गया। इसके बाद में अब हमें देखना है कि लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कर्टेलमेंट, तो वो कितनी आएगी। तो वो किस हिसाब से आएगी, रिड्यूस्ड ग्रॉस ऑब्लिगेशन जो कि कितनी थी 6000 माइनस, आप 10% भी बोल सकते हैं, 6000 में से 10% जो कि बनता है 600, वो माइनस करके हम निकालेंगे तो वो आ जाएगी 5400। उसमें से अब हमें लेस करनी है सबसे पहले तो फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स, जो कि अगेन क्वेश्चन में गिवन था, वो आ जाएगा 5100। और उसमें से अब हमें लेस करना है अनअमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं 180 है, 180 माइनस 10% कर सकते हैं, या फिर उसका 90% निकाल सकते हैं। तो 180 माइनस 10% यानी कि 18, तो उस हिसाब से रिड्यूस करके जो आएगी, और ये फाइनली जो हमारी लाइबिलिटी जो रिकॉग्नाइज होगी वो होगी 138 के ऊपर। तो कुछ भी अगर कर्टेलमेंट की वजह से जो भी उसके इफेक्ट आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें इसमें से हटाने हैं। हमने सिर्फ वही किया इस क्वेश्चन में। इसके बाद में अब ये शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारे AS 15 का। An employee Roshan has joined the company XYZ Limited in the year 2016. The annual emoluments of Roshan is decided to be 14,90,210. The company also has a policy of giving a lump sum payment of 25% of the last drawn annual salary of the employee for each completed year of service if the employee retires after completing a minimum of 5 years. तो यानी कि क्या हुआ, हमारा एक एम्प्लॉय है, उसका नाम है रोशन, और उसका एनुअल एमोल्यूमेंट्स यानी कि उसकी साल भर की सैलरी जो डिसाइड की गई है वो हुई है 14,90,210 की। कंपनी की जो पॉलिसी है वो क्या कहती है कि 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, एनुअल सैलरी की 25% जो है वो हम एम्प्लॉय को देते हैं अगर वो मिनिमम 5 साल के बाद रिटायरमेंट लेता है। तो सैलरी ऑफ रोशन जो ग्रो होगी, क्योंकि इन 5 सालों में जो सैलरी कांस्टेंट तो रहने वाली है नहीं, तो वो जो ग्रो होगी वो होगी 10% के बेसिस पर एनम। द कंपनी हैज इंडक्टेड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीट मिनिमम टर्म ऑफ 5 years. What is the amount of the company should charge in P&L every year as cost of defined benefit obligation? Also calculate the current service cost and interest cost to be charged per year assuming the discount rate will be of 8%. तो अब हमें बताना है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि रोशन जो है वो 5 years तो रहेगा ही रहेगा। तो अब हमें बताना है कि P&L में कितनी अमाउंट हर साल हिट होनी चाहिए और उसका करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी चार्ज होनी चाहिए अगर डिस्काउंटिंग रेट हमने 8% कर रखी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का। तो अभी उसकी फिलहाल सैलरी है 14,90,210 की। उसके लिए 5 साल के लिए ग्रोथ ऐड करेंगे, तो वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे होने वाली है। इसके लिए हम क्या करें, कंपाउंडिंग बेसिस पे होने वाली है। तो ये क्या करेंगे, हम हर 5 साल के हिसाब से 1.1 के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेड लास्ट राउंड सैलरी कितनी होगी, अगर हम ये एज्यूम करते हैं वो 5वें साल के हिसाब से होगा, तो उसके 5वें साल में ये सैलरी होगी। इसका हमने क्या बोला, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना होगा, वो होगा 24 लाख इंटू 25% लास्ट राउंड सैलरी का, और वो कितने सालों के लिए मिलेगी, 5 years के लिए, क्योंकि उसने 5 साल की सर्विस तो मिनिमम देने ही वाला है ना। ये देखिए, लमसम पेमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस, ईच कंप्लीटेड की वजह से हमने फिर से उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 से। इसके साथ में उसकी वैल्यू क्या है, 30,000 की। अब क्या होगा, अमाउंट ऑफ ₹6 लाख विल बी चार्ज टू P&L, क्योंकि हमें एमोटाइज्ड बेसिस पे हम करेंगे और इक्वली ईच ईयर में डिवाइड करेंगे। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5 विल
भी 6 लाख जो हो गई हमारी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन हो गया। अब हमें उसका कैलकुलेट करना है कि करंट सर्विस कॉस्ट कितनी होगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक ये टेबल बनाना होगा। टेबल की हेल्प लेके हम करेंगे। तो इस टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स क्या क्या है, फिर इक्वल अपॉर्शनमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तो वो बनना है हमारा 6 लाख हर साल का। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये 8% कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन हाँ इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखिए जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो निकालते हैं हम मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं और इस हिसाब से वो डिक्रीजिंग मैनर में जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें ये उल्टा रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। वो क्यों है, उसका एक सिंपल सा कारण ये है, ये जो है ये उल्टा जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब ये 5th ईयर में होगा, जब 5th में ईयर में होगा तब हमें पेमेंट करना है, ठीक है। और अब ये यही यहाँ पे जो 1 लिखा है 4 इयर्स यहाँ पे क्यों लिखा है कि अभी यहाँ से 4 साल बाकी है, 4 साल बाद हमें पेमेंट करना है, तो उसको 4 साल से डिस्काउंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे खड़े हैं 2nd ईयर में, तो 2nd ईयर में क्या है, अभी 3 साल बाकी है, तो इसके लिए यहाँ पे डिस्काउंटिंग फिगर जो है वो 3रे साल का है। सिमिलरली यहाँ पे 3rd ईयर में, जब हम 3rd ईयर पे खड़े हैं तो 2 साल बाद हमें पेमेंट करना है, तो हम 2 साल की डिस्काउंटिंग लेंगे। इस हिसाब से यहाँ पे ये हुआ है। और ये जो है ये वाली टेबल में आप मार्किंग कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है, तो आप इसको हाईलाइट करके रखिए। और बाद में तो कुछ नहीं, बाद में आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो इस हिसाब से आपकी ये करंट सर्विस कॉस्ट की सारी वैल्यू आ जाएगी पूरे हर 5-6 साल की। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको निकालना है इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज पर ईयर। तो इंटरेस्ट कॉस्ट में क्या लेंगे, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमने 0 पकड़ के चला, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कुछ उसमें इनपुट किया ही नहीं, हमारा एंड में आ जाएगा, क्योंकि हम जो प्रोविजन मेक करेंगे वो साल के एंड में करेंगे, तो ओपनिंग में कुछ नहीं आएगा। अभी फर्स्ट ईयर में अमाउंट ये आएगी करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट कहाँ से आएगी, सिंपली ये देखिए ये वाला कॉलम हम उठा के यहाँ रख देंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ये इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, ये वाला जो कॉलम आएगा वो यहाँ से ही आएगा। तो करंट सर्विस कॉस्ट आपने लिख दी, फिर बस इन तीनों का B + C + D यानी कि ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस सर्विस कॉस्ट, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो यहाँ पे तो 0 था, ये आ गया यहाँ पे। फिर इसमें फिर से लेंगे, फिर इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे 8% के अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बी का मतलब हो गया ये वाले फिगर, ओपनिंग बैलेंस में हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे और फिर उसके अंदर करंट सर्विस कॉस्ट ऐड करेंगे, और इस हिसाब से ये हमारा टेबल बन जाएगा। और एंड में आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कितना आना चाहिए, जितना कि हमारा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन था, तो वो था 30 लाख का, तो वही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये जो फिगर है वो कौन सा है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 177,859। तो बस वही है, उस हिसाब से ये होगा। और ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है इंड एस के ऊपर बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला, उसमें भी हम ऐसे सम्स करते हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ये वाले सम की। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हो। प्लीज अगर आपको जो भी आपका रिव्यू आता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहे, क्योंकि आपके कमेंट्स जान के ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद एक CA फाइनल की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई तो। ओके, थैंक यू सो मच।